हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज का अपना चैप्टर है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई। ठीक है, आज का अपना चैप्टर है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई। ठीक है, वैसे तो भारत में अनेक आक्रमणकारी आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ लूटपाट करके वापस चले गए थे भारत से। लेकिन मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत पर सबसे पहले प्रथम आक्रमणकारी मुस्लिम कौन था। ठीक है, वैसे हमने पिछली वीडियो बनाया था कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, दूसरी बार आक्रमण किसने किया था। वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बात करते हैं सिर्फ इसमें वीडियो में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी ने किया था। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं मुस्लिम आक्रमणकारी की। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में प्रथम आक्रमण हुआ था। आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? सिंध के राजा दाहिर। सिंध के राजा दाहिर। ठीक है, सिंध के राजा दाहिर नाम का, सिंध का जो राजा हुआ करता था 712 ईस्वी में, दाहिर नाम का, उस पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में। उसने देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था, और इसको कहा जाता रावर का युद्ध। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया सिंध के ऊपर। ठीक है, सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था, और उस युद्ध को क्या नाम दिया गया? रावर का युद्ध। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से बंदरगाह पर अधिकार किया? देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने राजा दाहिर को पराजित कर दिया इस युद्ध में। और पराजित हुआ राजा दाहिर। ठीक है, पराजित हुआ राजा दाहिर। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध दूसरे नंबर पे गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी ने कब आक्रमण किया था भारत में? अब ये मोहम्मद बिन कासिम भी क्या है, भारत में लूटपाट करके वापस चला गया था। इसने कोई साम्राज्य स्थापना नहीं की थी। ठीक है, इनका मकसद सिर्फ ये था कि भारत की जो संपत्ति थी उसको लूट कर ले जाना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अब सबसे बात करते हैं गजनी कहाँ पे दोस्तों? गजनी है अफगानिस्तान का एक साम्राज्य है गजनी। ठीक है, अफगानिस्तान का एक साम्राज्य है गजनी। वहाँ पे अल्पतगिन नामक सुल्तान या यूं कहे राजा ने किसकी स्थापना की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? अल्पतगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी।
अफगानिस्तान में स्थित है गजनी। उसके बाद अल्पतकिन का पुत्र हुआ सुबुक्तगिन, इसका पुत्र होता है सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन 986 ईस्वी में क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। 986 ईस्वी में 986 ईस्वी में सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन था, वह था सुबुक्तगिन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने 986 ईस्वी पे आक्रमण किया था। उस टाइम पे कौन था, सिंध का राजा जयपाल। जयपाल को पराजित कर दिया इसने, पराजित। ठीक है दोस्तों, सुबुक्तगिन ने 986 ईस्वी में आक्रमण किया भारत के ऊपर। भारत का राजा था सिंध का जयपाल, उसको पराजित किया और वापस लूट मार करके वापस अपने प्रदेश गजनी लौट गया। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का लड़का था महमूद गजनी। महमूद गजनी गजनी प्रदेश होने की खातिर इसका नाम गजनी, भारत में गजनी रखा गया है। ठीक है, 998 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, गजनी की गद्दी पे कब बैठता है मोहम्मद गजनी, 998 में इसने गद्दी पे बैठा और प्रथम आक्रमण 3 साल बाद में इसने भारत पे वापस अपने पिता की तरह, भारत पे ही इसकी निगाहें टिकी हुई थी कि भारत में बहुत अतुल जो धन संपदा है उसको लूट कर लाना है। ठीक है, मोहम्मद गजनी का सबसे बड़ा उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटकर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना और संपूर्ण विश्व में उसी धन से विजय प्राप्त करना। ठीक है, समझ गए। मोहम्मद गजनी का जो वो था उद्देश्य, भारत की संपदा को लूटकर जो उसे संपदा मिले या सोना चांदी मिले उसको अपने साम्राज्य में वृद्धि करना। ठीक है, तो प्रथम आक्रमण इसने किसके ऊपर किया, वापस सुबुक्तगिन ने जिसको हराया था जयपाल को, उसी के ऊपर इसने आक्रमण किया। किसके ऊपर, 998 ईस्वी तो इसने अपनी गद्दी हासिल कर ली और 1001 में किसके ऊपर आक्रमण किया, जयपाल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जयपाल के ऊपर आक्रमण कर देता है, जो सिंध का राजा था। इसको बंदी बना लेते हैं जयपाल को। ठीक है, जयपाल को क्या बना लेते हैं, बंदी। ठीक है दोस्तों, जयपाल को बंदी बना लेता है मोहम्मद गजनी 1001 में। ठीक है, 1001 से लेके और 1027 तक मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर, 17 बार। ठीक है दोस्तों, याद रखना, 17 बार आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनी ने। 1001 से लेके 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था और सबसे पहला आक्रमण था जयपाल के विरुद्ध 1001 में, और जयपाल को बंदी बना लिया जाता है। तो जयपाल को बंदी बना लिया जाता है तो जयपाल इतना दुखी होता है या अपने सम्मान के प्रति इतना दुखी होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, आत्महत्या कर लेता है जयपाल, और उसके बाद शासक बनता है इसका पुत्र आनंदपाल। ठीक है दोस्तों, आनंदपाल, जयपाल का पुत्र शासक बनता है आनंदपाल, क्योंकि जयपाल तो मोहम्मद गजनवी से हारने के बाद में अपने मान सम्मान के लिए आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद गजनी की कुछ बातें हैं। इसने सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था मोहम्मद गजनी का, वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर था, कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, 1025 में आक्रमण किया इसने। कब किया दोस्तों,
25वें, ये इसका 12वां आक्रमण था, 12वां आक्रमण था। ठीक है, 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया इसने, और कन्नौज पर आक्रमण किया इसने 1018 में। और अंतिम युद्ध मोहम्मद गजनवी का अंतिम युद्ध, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अंतिम युद्ध था भेरा का युद्ध कहा जाता है उसको, 1027 में आगरा पर, 1027 में आगरा के ऊपर इसका अंतिम अभियान था मोहम्मद गजनी का। ठीक है, मोहम्मद गजनी से क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। गजनी की स्थापना किसने की थी? अल्पतगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गजनी के पिता का नाम था सुबुक्तगिन। ठीक है, ये 998 में राजगद्दी संभाली इसने, और 1001 में ही इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब मेन बात आती है, इसका लेखक कौन? इसके साथ हमेशा जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए वो अपने साथ में अपने साहित्यकार लेखककार साथ में आता था उनका, ताकि उसका इतिहास लिखा जाए। ठीक है, तो इनके साथ में लेखक कौन थे? अल-बरूनी, याद करना दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, मोहम्मद गजनी के साथ आने वाला भारत में लेखक कौन सा था? तो अल-बरूनी। इसने किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। इसने किताब लिखी थी किताबुल हिंद। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? किताबुल हिंद के रचयिता अल-बरूनी किसके शासनकाल में, किसका दरबारी कवि था या लेखक था? ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में ही हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, गजनी साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, गजनी साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। और सेलूजगों का, गजनी में किसका शासन आ जाता है? सेलूजगों का शासन वहाँ पे आ जाता है। ये याद रखना दोस्तों, भारत पे जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं उनकी मृत्यु लगभग 2 या 3 साल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। जितने भी आक्रमणकारी हुए, आप नोट उठा के देख लेना। जैसे सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत को फतेह किया था, भारत को जीता था। ठीक है, तो 323 ईसा पूर्व में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम मोहम्मद गजनी की। मोहम्मद गजनी ने 1027 में इसका लास्ट आक्रमण था और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी 1191। ठीक है, 1191 में युद्ध जीतता है और 1206 में अपने साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? सल्तनत काल कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है गोरी की। ठीक है, तो इसी प्रकार भारत में पता नहीं जितने भी आक्रमणकारी आए उनकी मृत्यु लगभग 2-5 साल के अंदर ही हो गई थी। ठीक है, आप कोई सा भी देख लेना, मोहम्मद गोरी है, गजनी है, बाबर है। अब बात करते हैं वहाँ पे सेलूजगों की। सेलूजगों का साम्राज्य कहाँ पे हो जाता है? गजनी में सेलूजगों का शासन हो जाता है। सेलूजक। ठीक है, सेलूजक, इसका नाम याद करना। इसका सामंत था कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, इसका सामंत था जहांपुर। ठीक है, इसका सामंत था, इसके 2 बेटे थे, एक तो गयासुद्दीन। ठीक है, और दूसरा था शहाबुद्दीन। ठीक है, शहाबुद्दीन। ठीक है, यानी कि सेलूजुगा का सामंत कौन था? जहांपुर। उसके 2 लड़के थे, गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन। ठीक है, तो दोनों ने ही गौर साम्राज्य पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अफगानिस्तान में गौर
प्रदेश, गौर प्रदेश, गौर प्रदेश कहाँ पे है दोस्तों? अफगानिस्तान में। ये भी गजनी के सामंत थे। तो गयासुद्दीन अपनी गद्दी संभालता है किस पे? तो इन्होंने क्या किया, सेलुजकों का अंत किया। गयासुद्दीन वो शहाबुद्दीन दो भाई थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेलुजकों का और गजनियों का दोनों का अंत किया और अपनी स्थापना की गजनी में अपना साम्राज्य स्थापित किया। किनने? दो भाइयों ने, गयासुद्दीन व शहाबुद्दीन ने। गयासुद्दीन, शहाबुद्दीन जिसको कहा जाता है मोहम्मद गोरी, उसी का ही बड़ा भाई था गयासुद्दीन, ठीक है। शहाबुद्दीन महमूद गोरी के नाम से 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। शहाबुद्दीन 1173 में 1173 ईस्वी में किसके नाम से गद्दी पर बैठा? मोहम्मद गोरी के नाम से, मोहम्मद गोरी के नाम से, ठीक है। मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा 1173 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, सेलुजकों और गजनियों का अंत करके, उनको नष्ट करके अपने साम्राज्य की स्थापना, गजनी को अपनी राजधानी बनाया और गजनी पर अधिकार कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो इसका बड़ा भाई था गयासुद्दीन, गयासुद्दीन वो राजगद्दी संभाल रहा था गजनी की, और उसकी सहायता कौन कर रहा था? मोहम्मद गोरी। सहायता कौन कर रहा था? मोहम्मद गोरी। साम्राज्य विस्तार में सहायता कर रहा था मोहम्मद गोरी, और गजनी का शासन कौन कर रहा था? इसका बड़ा भाई गयासुद्दीन, ठीक है। तो यानी कि साम्राज्य विस्तार की जो भूमिका थी मोहम्मद गोरी की थी। ये पूरे विश्व को जीतने के लिए सिकंदर की तरह निकल पड़ा था, और गयासुद्दीन गजनी संभाल रहा था, ठीक है। इसका पहला आक्रमण था मुल्तान के ऊपर 1175 में। पहला आक्रमण कब था दोस्तों? 1175 में मुल्तान, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने। दूसरा था 1178 में भीम द्वितीय, ये कहाँ का था? गुजरात का शासक है, ठीक है दोस्तों, गुजरात का शासक है। गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। इसने क्या किया? मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेते हैं, ये बंदी बनाया। किसको? गोरी को। गोरी को बंदी बना लेता है भीम द्वितीय, जो गुजरात का शासक था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया गुजरात के ऊपर। गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, बंदी बनाया गया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। तो भारत में ये पहली हार थी इसकी, भारत में इसकी पहली पराजय। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी भीम द्वितीय के खिलाफ। भीम द्वितीय ने क्या किया? इसको पराजित करके बंदी बना लेता है, लेकिन बाद में इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि भारत में जितने अपनी संस्कृति रही है उसको माफ़ करने की, तो वही गलती इन्होंने आगे जाकर सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब आती है इसकी भारत में तुर्क व मुस्लिम साम्राज्य। भारत में तुर्क व मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद गोरी ने। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य व तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की? गोरी ने, ठीक है। भारत में तुर्क व मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, भारत में तुर्क व मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि इससे पहले जितने मुस्लिम आक्रमणकारी आए वो लूट लाट के वापस चले गए थे अपने प्रदेश, लेकिन इसने क्या किया? अपना साम्राज्य स्थापित यहीं कर लिया। त्राइना का
प्रथम युद्ध, त्राइना का प्रथम युद्ध। त्राइना का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? त्राइना, त्राइन का युद्ध, त्राइन का युद्ध, ठीक है। ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान व किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था, ठीक है। अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान, अजमेर का शासक। और मोहम्मद गोरी तो आपको पता ही है, गजनी का एक लुटेरा शासक था, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में त्राइना का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है, कब होता है? 1191 में, ठीक है। 1191 में, 1191 में क्या होता है? त्राइना का प्रथम युद्ध होता है। अब पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था, आपको पता है, लेकिन इसको दिल्ली का शासक इसलिए माना जाता है कि पृथ्वीराज का नाना यानी इसके पापा को, पिताजी कौन थे? सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। सोमेश्वर की शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, ठीक है दोस्तों। अनंगपाल तोमर से इसकी शादी हुई थी। अनंगपाल तोमर के कोई भी संतान नहीं होने के कारण सोमेश्वर का लड़का पृथ्वीराज चौहान यानी कि अनंगपाल तोमर के दोहित्र को ही इसने गोद ले लिया था और पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी मिल चुकी थी और अनंगपाल तोमर की मृत्यु होते ही पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक बन गया था, ठीक है। तो गोरी को सबसे पहले किसको हराना जरूरी हो गया था? पृथ्वीराज चौहान को। तो त्राइना के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध होता है। तो पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है और मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है। इसमें कौन विजय होता है? गोरी पराजित होता है, इसमें गोरी पराजित, ठीक है। गोरी पराजित हो जाता है और इसने सबसे बड़ी पृथ्वीराज चौहान ने यह गलती की कि इस पूरी तुर्की सेना को नष्ट नहीं किया और भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया इसने, ठीक है। यानी कि बुरी तरह हारा था मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से त्राइना के प्रथम युद्ध में और पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ करने की भावना से चले जाने दिया सुरक्षित वापस, ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने उसकी कुछ भी हानि नहीं की और इसी गलती का खामियाजा भारत को लगभग 800 साल तक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के तौर पर मिला, ठीक है। अगर मान लो पृथ्वीराज चौहान त्राइना के प्रथम युद्ध में ही मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद उसको नष्ट कर देता तो आने वाला समय इतना भयंकर नहीं होता, ठीक है। अब बात होती है त्राइना के द्वितीय युद्ध की, ठीक है। त्राइना के द्वितीय युद्ध, ये तो पहला युद्ध था 1191 में। अब दूसरा युद्ध होता है, कब होता है दोस्तों? दूसरा युद्ध होता है त्राइना का 1192 में, अगली साल मोहम्मद गोरी क्या करता है? 1,20,000 सैनिक 1,20,000 सैनिक लेकर वापस दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 10,000 तो धनुर्धारी होते हैं, घुड़सवार धनुर्धारी, ये सबसे खतरनाक सैनिक थे। यानी कि चलते हुए घोड़ों पे ये धनुष चलाते थे। सबसे खतरनाक लड़ाकू होते थे जो घुड़सवार धनुर्धारी होते थे। 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार और 1,20,000 सैनिक, बहुत बड़ी एक पावरफुल सेना होती है। उसको लेकर ये दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर देता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? छल और कपट का सहारा लेता है त्राइना के द्वितीय युद्ध में। उसको पता था कि अगर फेस टू फेस लड़ाई करेंगे तो हिंदुस्तानियों को हराना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? मॉर्निंग में, सुबह भोर के टाइम पे, भोर के समय जब राजपूत सेना नित्य क्रिया में बिजी थी,
उस टाइम पे इसने आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने। उस टाइम पे राजपूत सेना को युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला और बुरी तरह पराजित हुई, बुरी तरह पराजित। ठीक है, बुरी तरह पराजित हो गई। कौन? पृथ्वीराज चौहान की सेना पराजित हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की सेना बुरी तरह पराजित हो जाती है तो मोहम्मद गोरी ने वो गलती नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। उसने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। ठीक दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। अब कहीं लेखक तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को मौत की गांठ उतार दिया गया, है ना, और कहीं लेखक कहते हैं उसको गजनी ले जाया गया और वहाँ पे ही उसको आंखें फोड़ दी गई। ठीक है, अनंत बातें हैं अलग अलग, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले जाया गया और गजनी में उसकी आंखें फोड़ के उसकी हत्या कर दी गई थी। ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त बात है। ठीक है, तो इसी तरह 1192 में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है त्रायना के द्वितीय युद्ध में। अब क्या होता है, मोहम्मद गोरी का एक शासक था जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कहा जाता है जयचंद, यानी कि धोखा करने वालों को जयचंद नाम दिया गया। तो जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का ससुर, संयोगिता का पिता। ठीक है, तो जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का। कन्नौज कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। कन्नौज का शासक था जयचंद और इस पे आक्रमण किया था 1194 में। 1194 में गोरी ने आक्रमण किया था, गोरी ने। ठीक है, ये क्यों किया था? क्योंकि जो त्रायना का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की थी, लेकिन इसने गोरी की भी सहायता नहीं की, तटस्थ रहा था ये। इसलिए जयचंद को भारत का इतिहास का सबसे ज़्यादा धोखेबाज कहा जाता है। अगर ये उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान का साथ देता तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। ठीक है, तो जयचंद को भी उसने नहीं बख्शा गोरी ने। वो तो 2 साल बाद में वापस से 94 में 94 में वापस आ गया और गोरी ने किस पे आक्रमण कर दिया? जयचंद के ऊपर। और इसको युद्ध कहा जाता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध क्या कहा जाता है दोस्तों? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध में जयचंद मारा जाता है, जयचंद मारा गया। ठीक है, युद्ध में मारा गया और उसने पूरे कन्नौज साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है गजनी। ठीक है, और गजनी जाते टाइम पे इसकी 1206 में क्या हो जाती है? खोखरों ने, खोखर एक जाति थी पश्चिमी भारत की, खोखर जाति के विद्रोह में इसकी हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है दोस्तों? मोहम्मद गोरी की 1206 में हत्या हो जाती है। ठीक है, 1206 में हत्या हो जाती है तो इसने क्या, पहले अपने जीते जी ही अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। ठीक है, यानी कि इसके 4 गुलाम थे, चारों को अपने साम्राज्य को इसने पहले ही बांट दिया था, क्योंकि उसका जीवन बहुत खतरे में था। उसको पता था कि मैं इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ तो मेरे इतने ही दुश्मन है तो कभी मेरी हत्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका प्रथम गुलाम था और इसका जवाई भी था। ठीक है, इसका जवाई भी था कुतुबुद्दीन ऐबक और सबसे प्रिय गुलाम था। इसको गुलाम खरीदा था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, इसका अलग वीडियो उसमें बताया गया। जवाई था और इसको शासक बनाया गया लाहौर यानी कि प्राचीन भारत में लाहौर, प्राचीन इतिहास में लाहौर भारत का हिस्सा था। ठीक है, और यालदोज, इसके 4 गुलाम थे। यालदोज को दिया गया गजनी का साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, गजनी का साम्राज्य। कुबाचा को दिया गया मुल्तान साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, मुल्तान का साम्राज्य दिया गया कुबाचा को। और चौथे नंबर था बख्तियार खिलजी को कहाँ का शासक दिया गया था? बंगाल का शासक है। कौन था दोस्तों?
बख्तियार खिलजी, खिलजी, बख्तियार खिलजी को बंगाल का शासक बनाया इसने, पूर्वी भारत का। और इसने नालंदा, नालंदा व विक्रम शिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो इसी तरह मोहम्मद गौरी के भयंकर आक्रमण ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले बात आती है, तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में लाहौर का शासक बना, लाहौर का शासक बना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती। तो अब दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ढंग से पढ़े, सुने और याद करें, ठीक है। थैंक यू।